ठीक है। इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी कहाँ पे होगी, कहीं यहाँ कहीं होगी, तो पूरी y तो होगी नहीं और पूरी x भी नहीं होगी, ठीक है ना। वो तो इसकी इतनी मात्रा और इसकी इतनी मात्रा, तो इसलिए आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से इसको आप नहीं लिख सकते इसको, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर मैं करें शूट, ठीक, हमने तो कर दी पहले। चलिए। तो एक चीज और बेटा मैं बता रहा हूं आपको, ये तो आप समझ ही गए, ठीक है। एक चीज और थी, इसको भी जरा आप याद कर लो। ये एक इंडिफरेंस कर्व है, इसके इस बिंदु के ऊपर हमें क्या करना है, इसका ढाल निकालना है। तो ढाल निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ की जाए और ओ ए अपॉन ओ बी, ठीक है। और वो भी क्या बताया था मैंने, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई आएगी, यही बताया था ना, है ना। तो ये जो है वो क्या है, ये स्लोप ऑफ द आईसी है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैं आपको थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ कि संतुलन किस तरीके से हमें प्राप्त होता है, ठीक। हमारे पास एक उपभोक्ता है जो दो वस्तुओं की खरीदारी कर रहा है, वस्तु ए और वस्तु बी, और उसका हमें एक बजट लाइन दे रखी है। वो इसकी इतनी मात्रा खरीद रहा है ओ ए, और इसकी ओ बी मात्रा जो है खरीद सकता है, ठीक है। दोनों की वो अलग अलग मात्रा खरीद सकता है, ये बजट लाइन है। अब क्या है, मान लीजिए अब हम देखेंगे कि उपभोक्ता का जो है वो इंडिफरेंस कर्व मैप वो कैसा है, ठीक है। मान लीजिए ये उपभोक्ता का इंडिफरेंस कर्व मैप है, ठीक है। अब आप देखिए, क्या उपभोक्ता इस बिंदु पर खरीदारी करेगा, क्यों, क्योंकि ये सबसे नीचे वाले तटस्थ वक्र के ऊपर है, IC1 के ऊपर, ठीक है। ये सबसे नीचे वाले इसके ऊपर है, क्या वो इस बिंदु के ऊपर खरीदारी करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये भी सबसे नीचे वाले पे है। क्या वो इन बिंदुओं पे खरीदारी करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपनी उपयोगिता बढ़ानी है, मैक्सिमाइज करनी है, ठीक है। उसको अपनी उपयोगिता को क्या करना है, अधिकतम करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने दिए हुए बजट में बढ़ा सकता है, ठीक है। अब क्या वो इस बिंदु पे खरीदारी करेगा, ये बिंदु इससे ऊपर है लेकिन इस वाले तटस्थ वक्र से नीचे है, ना वो इस पे खरीदारी करेगा ना वो इस पे खरीदारी करेगा। क्या वो इसके ऊपर खरीदारी करेगा, नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि ये तटस्थ वक्र इनसे नीचे है। क्या वो यहां खरीदारी करेगा, क्यों, ये यहाँ पे वो अपना पूरा पैसा भी खर्च कर रहा है और वो सबसे ऊंचे तटस्थ वक्र जिसके ऊपर वो पहुंच सकता है, ठीक है। जाना तो वो यहाँ पे चाहता है कहीं, लेकिन वो जाना कहाँ चाहता है, वहाँ नहीं, जो सबसे ऊंचा तटस्थ वक्र जिसके ऊपर वो पहुंच सकता है वो कहाँ पे होगा, ये वाला IC4।
तो ये जो बिंदु है ये उसका क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम। ठीक है, उपभोक्ता का संतुलन। ठीक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे इसे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां पे वो इक्विलिब्रियम में होगा। यहां कहीं वो जा नहीं सकता क्योंकि ये सब उसके बजट रेखा के पार हैं। अच्छा, अब ये देखो, क्या वो इस बिंदु पे इक्विलिब्रियम में होगा? ये इसी वाले तटस्थता वक्र पे है। जैसे मान लीजिए 50 यूटिल्स की उसे यहाँ पे मिल रही है उपयोगिता, तो यहाँ पे भी उसे 50 यूटिल मिल रही है, और यहाँ पे भी 50 यूटिल मिल रही है, और यहाँ भी 50 यूटिल ही मिल रही है। लेकिन वो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन उसके बजट के बाहर हैं। सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसपे उसे 50 यूटिल की उपयोगिता मिल रही है और ये उसके बजट के अंदर है। ठीक है, जिसपे वो खरीदारी कर सकता है। तो उसका सेटिस्फेक्शन कहाँ पे होगा? इस बिंदु के ऊपर। ठीक, और इस बिंदु के ऊपर शर्त क्या लागू हो जाएगी कि ये जो आईसी कर्व है, अगर इसका स्लोप निकालोगे इस बिंदु के ऊपर तो यही आएगी, और जो बजट रेखा है उसका स्लोप जो है वो भी वही है। ठीक, तो यहां पे क्या होगा? बजट रेखा का जो है उसका स्लोप जो है, क्योंकि बजट रेखा यहाँ पे टेंजेंट होती है इस आईसी कर्व के बराबर, तो आईसी कर्व का स्लोप जो है वो बजट रेखा को बराबर होगा, और वो प्राइस उसी प्राइस रेशो को दिखाएगा जो बजट रेखा दिखा रही है। ठीक है, अब देखो एक चीज और यहाँ पे देखो, ये बजट रेखा है। ठीक है, ओ ए ओ बी, एक बजट रेखा में इसके ठीक समानांतर खींचता हूं, ये समानांतर बजट रेखाएं हैं। ठीक है, ये समानांतर बजट रेखा है। ये समानांतर बजट रेखा जो है इसका ढाल कैसे निकलेगा? अभी कैसे बताया था? पी वाई अपॉन पी एक्स। ठीक है, रेट कुछ भी हो, अगर रेट फिक्स है तो बजट रेखा अगर ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है, आपके पास 100 हैं, 200 हैं, 400 हैं या 500 हैं, ठीक, अगर दोनों वस्तुओं का रेट फिक्स है, मान लीजिए एक वस्तु का रेट है 20 रुपया और एक वस्तु का रेट है 5 रुपया, तो ये 20-5 यानी 1-4 का रेशियो जो है, 4-1 का रेशियो ये फिक्स है। ठीक है, ये प्राइस का रेशियो है। इसीलिए अगर प्राइस वही रहते हैं और आपका बजट ऊपर नीचे बढ़ता है तो बजट रेखा समानांतर मूव करती है। ठीक है, तो अब आप यहां पे देख लीजिए इस चीज को कि यहां पे आपको जो इस बजट रेखा का ढाल है, ठीक, वो पी वाई अपॉन पी एक्स के बराबर होगा, और इसका जो ढाल है उसको हम क्या कहते हैं? एम आर एस एक्स वाई। ठीक है, क्या है ये? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई। ठीक है, एक्स की वाई के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर, इसका ढाल जो है वो यहां पे किसके बराबर होगा? पी वाई अपॉन पी एक्स के। ठीक है, तो ये जो है इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? एम आर एस एक्स वाई बराबर होगा प्राइस ऑफ गुड अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई। वो सॉरी उल्टा बता, हाँ, पी एक्स अपॉन पी वाई है। हाँ, ठीक है, पी एक्स अपॉन पी वाई। तो ये संतुलन की स्थिति है। संतुलन उसका उसी बिंदु पे होगा जिस बिंदु पे ये जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है उसके इस प्राइस रेशियो के बराबर होगी। ठीक,
क्योंकि इस प्राइस रेशो पे ही जो है कोई बजट रेखा उसे स्पर्श करेगी। ठीक है, देखो मतलब मैं जो बात बता रहा हूं उसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, ठीक है, एक का रेट है 20 रुपये, ठीक, प्राइस PX, और एक का रेट है PY इज इक्वल टू 10 रुपये। ठीक, तो क्या होगा, PY अपॉन PX एक निश्चित राशि होगी। ठीक है, यानी 20/10, 2:1 का अनुपात। ठीक है, तो ये कहां पे संतुलन में होगा, ये कहां पे संतुलन में होगा, ये उसी बिंदु पे संतुलन में होगा जहां पे ये, अगर ये दोनों स्केल बराबर हों, ठीक है, अगर ये दोनों स्केल बराबर हों, तो जहां पर कोई जो है वो इसके पैरेलल लाइन इसे टच करेगी, जहां पे मतलब ये दो और एक का रेशियो फॉलो हो रहा हो। ठीक है, यही इसके जो है वो संतुलन का बिंदु होगा। ठीक, तो ये बात आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गई। ठीक है, कि we can therefore express the condition of the equilibrium of the consumer by either saying that the given budget line must be tangent to the indifference curve, or the marginal rate of substitution of good X for good Y must be equal to the ratio between the prices of the two goods। ठीक है, यानी उपभोक्ता उसी बिंदु पे संतुलन में होगा जहां पे या तो ये जो वक्र है, ठीक, इसको कोई बजट रेखा स्पर्श करती हो, या दूसरे शब्दों में कहें तो जिस बिंदु के ऊपर, ठीक है, वो अपने उसी बिंदु पे, ये कितने भी बिंदु हो सकते हैं, लेकिन ये उसी बिंदु पे वो होगा जहां पे इसका ढाल जो है वो ठीक PX अपॉन PY के बराबर होगा। ठीक है, अपने अनेक बिंदुओं में से सिर्फ उसी बिंदु पे संतुलन में होगा जहां पे ये ढाल इसके प्राइस रेशियो के बराबर होगा। तो ये दो कंडीशंस जो हैं, मतलब एक ही चीज को कहने के दो तरीके हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। ये इसकी संतुलन की पहली शर्त है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। सबसे पहले ये कंडीशन जो है वो पूरी होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होगी तो आपको जो है वो ये संतुलन नहीं मिलेगा। ठीक, अब इसकी एक सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी है। ठीक है, जब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन की बात हुई तो जाहिर सी बात है फिर सेकंड ऑर्डर कंडीशन की बात भी होगी कि दूसरी शर्त क्या है इसके इक्विलिब्रियम को पूरी करने के लिए। अब हम इसकी दूसरी शर्त देखते हैं। देखो
हमने एक मान्यता पढ़ी थी जब हम इंडिफरेंस कर्व का अध्ययन कर रहे थे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्लाइनिंग, वो गिरती ही होती है, ये मान्यता पढ़ी थी ना। लेकिन अगर ऐसा ना हो, ठीक, अगर ऐसा ना हो, यानी उपभोक्ता का जो है वो इंडिफरेंस कर्व है उसके पास इस तरीके से है, ये उसका एक इंडिफरेंस कर्व है, यानी IC1, ये एक ही इंडिफरेंस कर्व है लेकिन इसकी शक्ल थोड़ी सी अजीब है, ठीक है ना, इसकी शक्ल थोड़ी सी अजीब है। तो क्या वो यहां पे संतुलन में होगा? है? नहीं होगा, ठीक है। अब क्यों नहीं होगा वो बताता हूं आपको। हाँ, ये मैं वही तो कह रहा हूं कि शक्ल थोड़ी सी अजीब है, ठीक। अब अगर उसके इंडिफरेंस कर्व इस टाइप के हैं तो इसको एक दूसरा इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, मिलेगा ऐसा। और एक और इंडिफरेंस कर्व उसको मिल सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो वो इसके किसी भी बिंदु के ऊपर संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। उसकी वजह बताओ कोई बच्चा। पहली बात देखो, वो यहां पे इसलिए नहीं संतुलन में हो सकता क्योंकि इससे ज्यादा ऊंचा तो ये है, ठीक है, और वो यहां पे, ठीक है, इसलिए यहां पे संतुलन में होगा। ये 2 पॉइंट है, डबल पॉइंट आ रहा है, यूनिट पॉइंट होना चाहिए ना। यहां पे क्योंकि ये जो है इससे ऊंचा है, ये वाला इससे ऊंचा है, यहां पे भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको जो कहा गया कि ये मतलब इस तरीके से संतुलन में नहीं होगा। देख लो, ठीक है। यहां पे हो क्या रहा है, जब हम देखो ये निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ढाल इस तरीके से है, ठीक है। यहां पे और यहां पे क्या अंतर है? कोई अंतर है यहां पे? इस बिंदु में और इस बिंदु में कोई अंतर है? देखो ये सूरज है, ठीक है, और ये मिट्टी का टीला है, ये कैसे है इसके प्रति? कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है ना। उस समय जब हमने मान्यताएं पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था? ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स होना चाहिए, तो ये तो कॉन्वेक्स है, क्या ये कॉन्वेक्स है? ये कनकेव हो गया ना। तो यहां पे संतुलन होगा क्या? इस बिंदु पे संतुलन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे ये कनकेव है, और कॉन्वेक्स और कनकेव में अंतर, और क्या अंतर होता है इस चीज को देखो जरा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर
ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे। क्या है, ये ढाल पहले खड़ा है, फिर क्या हो रहा है, ये गिरता जा रहा है, ठीक है, ये यहां पे गिरता हुआ जा रहा। और यहां पे क्या है, यहां पे स्थिति क्या है, पहले ढाल कम है, फिर ढाल थोड़ा बड़ा, फिर ढाल थोड़ा और बड़ा, फिर ढाल थोड़ा और बड़ा, फिर ढाल थोड़ा और बड़ा, ठीक है। इस तरीके से यहां पे ढाल कैसा है, गिर रहा। अब जब ये ढाल गिर रहा है, और ढाल को कैसा होना चाहिए, मतलब इसको कॉन्वेक्स होना, इस तरीके से होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्लाइनिंग होनी चाहिए। एक वस्तु हमारे पास बढ़ रही है और दूसरी वस्तु घट रही है, तो जो बढ़ेगी उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी और जो घटेगी उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। तो जो जिस चीज़ का स्टॉक हमारे पास बढ़ रहा है, हम चाहेंगे कि उसके बदले में हमारे पास जो चीज़ छोड़ रहे हैं वो हम कम से कम छोड़ें, ठीक है। और इसको फॉलो करने का मतलब क्या है कि जो चीज़ हमारे पास आ रही है उसकी यूटिलिटी कम हो रही है, और जो चीज़ जा रही है उसकी यूटिलिटी, जो चीज़ जिसका स्टॉक हमारे पास बढ़ रहा है, ठीक है, उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है इसके हिसाब से, और जिसका स्टॉक घट रहा है उसकी यूटिलिटी घट रही है। तो क्या ऐसा होगा, ये तो बेसिक नियम के खिलाफ चला जाएगा, ठीक है। बेसिक नियम क्या है, मार्जिन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यही तो नियम था, है ना, कि मार्जिनल यूटिलिटी घटती हुई होती है। जब किसी चीज़ का उपभोग आप बढ़ाते चले जाते तो मार्जिनल यूटिलिटी घटती है, ठीक है। और जब किसी चीज़ का उपभोग जो है, इस चीज़ का स्टॉक कम होने लगता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी चढ़ने लगती है ऊपर। तो ये इसके खिलाफ चला जाएगा, इसलिए ये चीज़ जो है लागू नहीं होगी, ये जगह संतुलन में नहीं होंगी, ठीक है। संतुलन में सिर्फ इसी स्थिति में होगा यहाँ पे ये। यानी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या हुई, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या हुई कि उस बिंदु के ऊपर जहां पे वो संतुलन में है, जो कर्व है, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व है, उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है गिरते हुए होना चाहिए, या वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। अगर वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन नहीं होगा तब तक सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी पूरी नहीं होगी। तो कस्टमर के या कंज्यूमर के, ठीक है, कस्टमर और कंज्यूमर थोड़ा सा अंतर होता है। कस्टमर कोई भी हो सकता है, जिसकी जेब में पैसे हैं, आप चीज़ खरीद के लाए, वो कस्टमर है, और जो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है ही इज़ कंज्यूमर, ठीक है ना। जो उस चीज़ का यूज़ कर रहा है, जिसको उससे यूटिलिटी मिल रही है, वो है कंज्यूमर। तो जो कंज्यूमर है उसके इक्विलिब्रियम के लिए दो चीज़ें जरूरी हो गई। पहली चीज़ कि जिस बिंदु पे वो संतुलन में हो वो px बटे py के बराबर वहाँ पे उसका ढाल हो, ठीक है। यानी mr एक्स वाई बराबर हो किसके, px अपॉन py के, ठीक। ये पहली कंडीशन हुई। और दूसरी कंडीशन क्या हुई कि जहां पे वो संतुलन में हो, ठीक है, तो आईसी कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर उसे कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन भी होना पड़ेगा। यानी इन अदर वर्ड्स क्या है, MRS XY मस्ट बी डिक्लाइनिंग, गिरती हुई होनी चाहिए। तो ये दो
कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस जो हैं वो बताती हैं कि यहाँ पे इस बिंदु के ऊपर वो संतुलन में है। ठीक, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थी, और इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद फिर हम और चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आज पर्याप्त समय हो गया है। कल हम जो है इसके आगे कुछ और चीज़ें आपको बताएं।